पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया और जनता से 25 वादे किए, लेकिन बीजेपी ने इन वादों पर कड़ी चुटकी ली है। बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस सरकार ने 70 साल तक शासन किया, अब वो वादे कर रही है। वो 70 साल तक वादे नहीं निभा पाए, अब वादा निभाने की बात कर रही है। ऐसे में जनता कैसे उनके वादों पर विश्वास करेगी? यही नहीं, बीजेपी ने कई बार हर मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी टिप्पणी दी और कहा कि उनके घोषणा पत्र में 2 जगह विदेशों का चित्र भी जिक्र किया गया है, जो विदेशों से लिया गया है। ऐसे में उस कांग्रेस पार्टी पर जनता कैसे भरोसा कर सकती है? बीजेपी ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है, जबकि कांग्रेस की गारंटी झूठ का पुलिंदा है और झूठ का ही पुलिंदा है। उन्होंने सिलसिलेवार ये भी कहा कि जिन जिन मुद्दों की बात कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, वो सिर्फ झूठ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। अब आरजेडी ने महागठबंधन का दायरा बढ़ा दिया है। मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को महागठबंधन का हिस्सा बना लिया है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने मुकेश साहनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर संकेत दिया कि यह समझौता केवल लोकसभा के लिए नहीं बल्कि आगामी विधानसभा में यह समझौता कायम रहेगा। इस समझौते के मुताबिक लोकसभा में वीआईपी पार्टी 3 सीटों पर लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने एकजुटता दिखाई और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वीआईपी को तोड़ना चाहती थी, इसी वजह से मुकेश साहनी ने महागठबंधन का दामन थामा है। मुकेश साहनी ने साफ तौर पे कहा है कि आरक्षण का आश्वासन के बाद ही वो महागठबंधन का हिस्सा बने हैं और महागठबंधन को मौजूदा हालात में मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब साफ है कि जिस अंदाज में महागठबंधन में सीटों को लेकर तीखी नोकझोंक हो रही थी, वैसी स्थिति में आरजेडी ने अपने कोटे से, यानी आरजेडी को महागठबंधन में जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ना था, उसमें से 3 सीटें वीआईपी को देकर यह साफ कर दिया है कि बिहार में जनाधार वाली पार्टियों का महत्व होता है और उसी के तहत वीआईपी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया गया है। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर देर से ही सही, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को जहां एक तरफ सीता सोरेन के खिलाफ अपने एक विधायक नलिन सोरेन को उन्होंने दुमका से प्रत्याशी बनाया, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, नेता और विधायक जो है वो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां विरोध का मुख्य मुद्दा रहेंगी और खास करके ईडी और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला जो है वो मसला भी जेएमएम के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आदिवासियों के विकास की बात को लेकर के जेएमएम जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ चुनाव में वोट मांगने जाएगा और लोगों को ये बताएगा कि झारखंड में जिस तरह से राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए प्रयासरत थी, उन विकास के कार्यों को कहीं न कहीं बाधित करने का काम बीजेपी ने किया है। हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर जिस तरह से विकास को रोकने का काम किया गया है, आदिवासियों को दबाने का काम किया गया है, ये तमाम बातें जो है वो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हथियार के तौर पर उपयोग में लाए जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। इंदौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी को परास्त देने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों से बातचीत शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने एक बैठक करके राजनीतिक दलों से बात की है कि वे सब मिलकर के उन्हें समर्थन करें। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के अलावा केवल 2.13% वोट ही पिछले चुनाव में अन्य दलों को मिला था। यदि 2.13% मत कांग्रेस को मिल भी जाएगा तो उनकी नैया पार होनी मुश्किल दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल कांग्रेस को कितना सपोर्ट करते हैं और उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलता है, यह आने वाला चुनाव ही तय करेगा। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक क्षत्रिय संगठन पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की निंदा करते संगठन इस बात पर आमदा है कि पुरुषोत्तम रूपाला की राजकोट से उम्मीदवारी निरस्त की जाए। पूरे राज्य में क्षत्रिय संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अन्य जन का त्याग करके कुछ महिलाएं उपवास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। पूरे राज्य में क्षत्रिय संगठन पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहे हैं। अब तक यह लड़ाई क्षत्रिय वर्सेस रूपाला थी, लेकिन अब कुछ संगठन पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। बीती रात पाटीदारों के संगठन ने राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में पोस्टर लगाए। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह लड़ाई क्षत्रिय वर्सेस रूपाला ना होकर अब क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार होती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात के स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी। इस बीच पाटीदार संगठन पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो क्षत्रिय संगठन पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह राजनीतिक लड़ाई अब दो समुदायों के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अब पुरुषोत्तम रूपाला का मामला क्षत्रिय वर्सेस पाटीदार होता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर अब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में कल ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के कार्यालय उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा संबोधन के दौरान इस बार का चुनाव विकास और प्रगति का चुनाव कहा गया है। उनका कहना है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वह देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा कांग्रेस पार्टी को पनौतियों की संज्ञा दी गई है, यानी कि उनका साफ तौर से मंच से संबोधन के दौरान कहा गया कि इस बार का चुनाव चुनौतियों का नहीं बल्कि पनौतियों से है। ऐसा विपक्ष है, चुनाव इस बार का चुनौतियों से नहीं है पनौतियों से है, ये बात। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर प्रहार किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह फ्रस्ट्रेशन में है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में ऐसे नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की माने तो बिहार की युवा आरजेडी के साथ है। जिस बात का हवाला तेजस्वी यादव अक्सर देते रहे हैं, सारण की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने उसी संदेश को अपना लिया है। सारण के इलाके में जनसंपर्क अभियान के लिए निकली रोहिणी को युवाओं पर काफी भरोसा है और आरजेडी के जीत के लिए युवाओं का आरजेडी के प्रति रुझान को प्रमुख कारण मानती हैं। अब तक आरजेडी की बागडोर लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ने संभाल रखा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद रोहिणी आचार्य ने उनके दिल में एक खास जगह बना ली। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य दोनों अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बच्चे रोहिणी और तेजस्वी यादव का युवाओं को आकर्षित करने की रणनीति चुनाव में पार्टी को कितना कामयाबी दिलवा पाती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ माधुरी। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेता आतिशी को एक नोटिस जारी किया, जिस पर आतिशी ने जमकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी नतमस्तक हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। इतना ही नहीं, आतिशी ने हमला बोलते हुए आगे कहा कि एक पक्षी कार्रवाई करना अब चुनाव आयोग की नीयत बन गई है। कैमरा पर्सन
मधुर के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। शिवपाल सिंह यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे वोट मांगिए, जो वोट देंगे वो ठीक है, जो वोट नहीं देंगे उनका बाद में हिसाब किताब भी होगा। यानी शिवपाल सिंह यादव ने खुलेआम उन लोगों को धमकाने की कोशिश की जो लोग शिवपाल सिंह यादव के दल को या उनको वोट नहीं देंगे। सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और अच्छा मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी टिप्पणी आ रही है और वह लोग इसे खुलेआम गुंडागर्दी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की धमकी देने वालों का क्या अंजाम होता है, ये बातें पूछ लेनी चाहिए या उन अपने साथियों से जो आज अंजाम भुगत रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे। सच में इस तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई करता है क्या नहीं, यह देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री किसी इलाके को चुन ले और पैदल उस इलाके में जाकर दिखाएं बिना सुरक्षा के, तब पता चलेगा कि सरकार के खिलाफ आम लोगों का कितना आक्रोश है। करीब 60 किलोमीटर पैदल यात्रा समाप्त करने के बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से लालू यादव के कार्यकाल में जंगल राज कायम था, अपराधियों का बोलबाला था, कुछ उसी अंदाज में नीतीश कुमार के शासनकाल में अफसरों का जंगल राज कायम है और इससे आम जनता काफी दुखी है। पीके ने साफ शब्दों में कहा कि जिस अंदाज में अपराधियों ने तांडव मचाया, कमोबेश अधिकारियों ने उसी तरह से तांडव मचा रखा है और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पीके ने साफ तौर पे यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को जनता के इसी आक्रोश का तो सामना करना ही पड़ेगा। इनके जो सहयोगी दल है उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है, प्रशांत किशोर का इशारा अधिकारियों की ओर था और उन्होंने ये साफ कर दिया कि अधिकारियों ने जिस तरह से अफसरशाही की है, इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक नया तरीका अपनाया है। हालांकि यह तरीका पूरी तरह से नया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रयोग नया है। ये विभिन्न तरह के जो नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग हैं, वो गीत संगीत के जरिए जो है अपनी बात जो है, बीजेपी की बात लोगों के बीच रखेंगे और पूरी तरह से उसका आधार जो होगा वो संगीत और गीत का कार्यक्रम होगा। सुनो भाई बहना रे, मानो मेरा तुम कहना रे, कमल खिलाना मोदी जिताना, सबको है यही कहना रे, कमल खिलाना मोदी जिताना, सबका है यही बताना रे। तो मुख्य रूप से इन लोगों का फोकस ये रहेगा कि आम जनता के बीच इस बात का संदेश प्रचारित करें कि घर घर में कमल खिलाना है। चुनावी प्रचार का ये एक नारा होगा कि घर घर में कमल खिलाना है। और इस बार जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस नारे को घर घर तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक की ये तमाम तरह की टीम, कई टीमें हैं जो राज्य भर से आई हैं और इनका चयन आज झारखंड बीजेपी के कार्यालय में हो रहा है। तो अपने आप में ये अनूठा प्रयोग जो है वो बीजेपी कर रही है। अब देखना है कि इस प्रयोग का कितना लाभ, चुनावी लाभ बीजेपी को मिल सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। महाविकास अघाड़ी के भीतर आपसी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ संजय निरुपम ने महाविकास अघाड़ी के सभी पार्टी नेताओं पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से बीच में एक एक करके प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, जबकि चर्चा पूरी नहीं हुई है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दोनों ही पार्टियों के दावे हैं और ऐसे में बीच में प्रत्याशी घोषित करना निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छा नहीं है
और कार्यकर्ता काम नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इन सभी सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के लिए भी तैयार है, जिसको लेकर अब बीजेपी चुटकी लेने लगी है और बीजेपी का कहना है कि वो लोग मीटिंग के अंदर भी फाइट करते हैं और मीटिंग के बाहर भी फाइट करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को नारनौद के नाडा गांव में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को रोककर गाड़ी के आगे बैठकर धरना दे दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दुष्यंत चौटाला पर डिप्टी सीएम रहते हुए किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों ने उनका जमकर विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ बहुत नारेबाजी की। स्थिति यहां तक बन गई कि दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी से उतर नहीं सके और जब वो गाड़ी से उतरे तो दूसरी गाड़ी में पैदल जाकर बैठे और इसके बाद किसी तरह से वो वहां से निकलकर आगे का सफर तय किए। देखने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला हमेशा दावा करते थे कि उन्होंने किसानों के हित में काम किया है और जिस तरह से किसानों के फसल की खरीद की लेकर बात होती थी उसमें वह हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते थे कि हरियाणा सरकार में उनके रहते हुए किसानों के हित में काम किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से नाडा गांव जो नारनौद में है, जहां से उनके विधायक दादा गौतम है, वहां पे जिस तरह से उनको विरोध झेलना पड़ा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में जेजेपी की राहें और मुश्किलें होती दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। देश के सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी क्षेत्र में जल्द ही राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार काशी से तीसरी बार उम्मीदवारी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री को वाराणसी से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने के लिए जहां भाजपा के दिग्गज यहां पर चुनावी अभियान में शामिल होंगे, वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए माना जा रहा है कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बड़े नेता यहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, साथ में रोड शो भी आयोजित करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही काशी में, वाराणसी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा जो चुनावी अभियान को धार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी दिलाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी आएंगे और यहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मई की शुरुआत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पूर्वांचल में सभाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें प्रधानमंत्री मई के पहले सप्ताह में अपनी काशी पहुंचेंगे और वो नामांकन से पहले भी यहां पर एक सभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं पार्टी की तैयारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में प्रवास कर और रोड शो कर पूरे पूर्वांचल को साधेंगे। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।